वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्पेसिमेन पेपर फिजिक्स सॉल्व करेंगे। तो ये सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका पूरा रीज़न जो है रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। आपको पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में मिलेगा, तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, लेंस एक्स कैन फॉर्म एन इमेज ऑन द स्क्रीन, नेम द लेंस। देखिए यहाँ पर जो है इमेज बनता है स्क्रीन पे, इसका मतलब ये रियल इमेज बनेगा। स्क्रीन में बन रहा है तो वो रियल इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। तो इसलिए रियल इमेज कौन सा लेंस देता है, तो ये होता है कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो लेंस है कन्वेक्स लेंस, नेम द लेंस कन्वेक्स लेंस। समझ में आ गया। कॉन्केव लेंस कभी रियल इमेज नहीं देता है जो कि स्क्रीन पे आएगा, इसलिए कन्वेक्स लेंस होगा। अभी दूसरा क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल फॉर दिस लेंस टू फॉर्म अ मैग्नीफाइड इमेज। तो इसका आंसर होगा यस, इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में होता है, या 2f या f में होता है, या बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर होता है, ठीक है। तो यानी कि 2f से लेके लेंस के जितने नज़दीक होगा उतना ज़्यादा मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर होगा यस। अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें इज़ इट पॉसिबल इतना ही पूछा है ना, तो आपको येस नो लिखना है। रीज़न नहीं लिखा तो रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन रीज़न है कि बन सकता है जब इमेज ऑब्जेक्ट 2f से नज़दीक में रखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। तो इसलिए जितना क्वेश्चन पूछा है उतना ही आपको बोर्ड में लिखना है, तो ये याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। अच्छा, अभी दूसरा क्वेश्चन में जाते हैं। इज़ इट पॉसिबल टू स्विच ऑफ एन अप्लायंस बाय प्लेसिंग द स्विच इन अ न्यूट्रल वायर। एक्चुअली जो स्विच होता है वो लाइव वायर में लगाते हैं, ठीक है। तो लेकिन क्या न्यूट्रल वायर में लगाने से स्विच ऑफ होगा, तो इसका आंसर होगा यस। स्विच ऑफ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ रिस्क होता है, ठीक है। तो वो यहाँ नहीं पूछा है, तो आपको सिर्फ इज इट पॉसिबल तो यस लिखना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो लेकिन हम सेफ्टी के लिए हमें स्विच को लाइव वायर में लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ न्यूट्रल वायर से भी स्विच ऑफ हो सकता है, क्योंकि सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह से, इज इट पॉसिबल फॉर द करंट टू फ्लो बिटवीन अ न्यूट्रल एंड एन अर्थ वायर, बिटवीन अर्थ न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। तो इसका भी आंसर होगा नो, ठीक है। इसका आंसर होगा नो, सिर्फ नो लिखना है, क्योंकि न्यूट्रल वायर 0 वोल्ट में रहता है और अर्थ वायर भी 0 वोल्ट में रहता है। तो न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, उनके टच भी हो गए तो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अभी अगला क्वेश्चन है, स्टेट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉइल लेते हैं, खास करके सोलेनॉइड, फिर उसके करंट पास करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम करंट बढ़ाएंगे या जो सोलेनॉइड का जो प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का भी प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो इसलिए आप लिख सकते हैं, यहाँ 2 फैक्टर्स हैं। तो द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये इम्पोर्टेंट है। यदि ज़्यादा टर्न्स ले लिए तो ज़्यादा फील्ड होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट स्ट्रॉन्ग होगा। और दूसरा है स्ट्रेंथ ऑफ करंट, क्योंकि करंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से
इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ द करेंट, तो ये दो बढ़ा देने से इलेक्ट्रोमैग्नेट का स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। तो इसमें ये कैलोरीमेट्री का प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय 200 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू चेंज टू वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तब इसमें देखिए आइस जो है 0 डिग्री सेल्सियस में ही है, तो हीट देते ही ये क्या करेगा, मेल्ट होना शुरू करेगा। तो मेल्ट जब होता है टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो 0 ही रहेगा। और इस केस में आपको हीट ml लेना है, मास इनटू स्पेसिफिक लैटेंट हीट। तो याद रखिए, जब भी चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग या फ्रीजिंग जब होगा, तो Q = ml लेना है, क्योंकि आइस ऑलरेडी 0 डिग्री में है तो तुरंत ही मेल्ट होना शुरू करेगा। आइस यदि नेगेटिव टेम्परेचर में है तो पहले 0 में आएगा फिर मेल्ट होगा, तो लेकिन ये 0 में है तो मेल्टिंग शुरू होगा। अभी जो इस टेम्परेचर में देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में है, जब आइस मेल्ट होगा तो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर बोला है 60 डिग्री तक जाएगा, तो इसका मतलब वाटर 60 डिग्री तक लाना है। तो इस केस में क्या करना है, Q1 Q2, तो यहाँ से 0 से लेके 60 जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो m × C × ΔT फार्मूला लगाइए। ठीक है, तो दो स्टेप में ये 0 से आइस 0 डिग्री सेल्सियस से वाटर 60 डिग्री में हो रहा है, इसलिए टोटल हीट हो जाएगा Q1 + Q2। अब Q1 कितना है, ml, और ये है mc ΔT। तो जो आइस मेल्ट करेगा उतने ही वाटर का भी मास होगा, तो आइस का और वाटर का मास एक ही होगा इसमें। ठीक है, तब इसमें मास कॉमन ले सकते हैं, L + C ΔT, कि दो जगह मास है। अभी हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू में मास दिया है 200 ग्राम। देखिए 200 ग्राम, और इस क्वेश्चन में जो वैल्यू दिए हैं सब पर केजी के हिसाब से दिए। जैसे स्पेसिफिक लैटेंट हीट दिया है 3,36,000 जूल पर केजी, तो इसका मतलब ये जो मास है इसको केजी में कन्वर्ट कीजिए, तो 200/1000। L है 3,36,000 प्लस C। अभी देखिए C क्या होता है, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि वाटर का है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आइस का भी दिया है जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो हमें वाटर का टेम्परेचर चेंज निकालना है, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेना है 4200। और ΔT कितना है, देखिए ΔT मतलब ये 0 से लेके 60, तो ये 60 - 0 हो गया, तो 60। तो ये आपको सॉल्व करना है, बस यहाँ तक फिजिक्स। इसके बाद मैथ्स आपका रहेगा। ठीक है, 2/10 × तो ये हो जाएगा 3,36,000 प्लस, तो सॉल्व कर देने से ये आ गया, तो 3,36,000 प्लस ये इंटू करने से 2,52,000 आ गया। ये 2 0 कैंसिल, तो मैंने ये 2 1/5 ये मत कीजिए, क्योंकि इसके साथ जो एक 0 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आसान पड़ेगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं 1/5 लिख के 5 से डिवाइड करना, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आंसर 1,17,600 जूल। तो इतना हीट एब्जॉर्ब करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन है अगला, व्हाट आर बैकग्राउंड रेडिएशंस। तो बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होता है, ठीक है, तो रेडिएशंस है ये भी कुछ रेडिएशंस है, ये भी कुछ अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में बात कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस है। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड है, इसका मतलब वो डायरेक्ट सोर्स से नहीं है, कुछ और सोर्स से जो डायरेक्टली नहीं दिखते हैं या डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए बैकग्राउंड बोला। तो इसी से आपको डेफिनेशन हो जाएगा, द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस सच एज अल्फ़ा रेज, या अल्फ़ा पार्टिकल बोल सकते हैं, बीटा पार्टिकल एंड गामा रेज, टू विच वी ऑल आर एक्सपोज इन द एब्सेंस ऑफ अ विजिबल और डायरेक्ट रेडियो एक्टिव सोर्स। विजिबल और डायरेक्ट रेडियो एक्टिव सोर्स इस आर कॉल्ड बैकग्राउंड रेडिएशंस। ठीक है, तो फिर से मैं पढ़ता हूँ, द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस सच एज अल्फ़ा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या अल्फ़ा रेज भी लिख सकते हैं,
alpha, beta, gamma rays to which we all are exposed in the absence of a visible or direct radioactive source are called background radiations. ठीक है, तो ये हो गया जैसे कार्बन 14 इन द एयर बोल सकते हैं, ठीक है, ब्लड हो सकता है, कॉस्मिक रेडिएशंस हो सकते हैं, तो ये सब एग्जांपल्स है, तो ये सब भी याद रख सकते हैं। थैंक यू।